तो स्कोप के बारे में बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो रियलिटी जो है वो सुनना चाहेंगे। तो प्लीज आप बताइए कि इंडिया में स्कोप क्या है फॉरेंसिक साइंस का। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप ओनली, तो स्कोप तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, स्कोप है, डेफिनेटली स्कोप है। स्कोप तो आज के टाइम में हर Hi everyone, welcome to my channel. Today we have special guest with us, Mr. Aman Kumar Singh, and he is a director of FACT, Forensic Analyst and Consultant Team. काफ़ी सारे लोग फॉरेंसिक साइंस के बारे में जानना चाहते थे और एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहते थे कि किस तरीके से फॉरेंसिक साइंस की जो फील्ड है हमारे इंडिया में पूरी स्प्रेड है और क्या स्कोप है, कैसे इस फील्ड में एंटर करना चाहिए। तो आज आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो आज हम मिस्टर अमन कुमार सिंह का इंटरव्यू लेने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम मिस्टर अमन कुमार सिंह. So, sir, can you please tell us about FACT? What is FACT all about? First of all, thank you, Priyanshi, and I would like to thank everyone for being there. And if you are talking about the FACT is one of my private company. It is like a small venture. We deal in private cases, for example, signature, fingerprint, handwriting, etc. We take the cases from the court. We take the cases from the private sectors also, and we take the cases like from the individual persons regarding their personal queries or issues. So basically we deals in all the cases related with the dry cases, not like we don't go to the toxicology like viscera or something like that. We only deal in a dry cases, which includes signature, fingerprint, handwriting, and we can say digital forensics also. We cover up some part of digital forensic like we can say data recovery and other perspective of the forensic science. So basically, and in fact we also provide training to the student and police officials and private individual who want to do training or want to learn some special skills in the field of forensic science. We provide them training. So basically these are our basic works. ओके तो आप ट्रेनिंग भी देते हैं स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, तो क्या सारे फील्ड के स्टूडेंट्स या फिर पर्टिकुलरली फॉरेंसिक साइंस फील्ड से ही जो स्टूडेंट्स? बेसिकली ऐसा होता है कि फॉरेंसिक साइंस के तो हमारे स्टूडेंट्स रहते ही हैं जो आते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ लॉ की फील्ड के स्टूडेंट हैं जो LLB कर रहे हैं या कर चुके हैं या LLM या लीगल के किसी भी तरह से लीगल से रिलेटेड हैं, वो भी कई बार हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। पुलिस ऑफिशियल्स भी आते हैं, उनको कुछ सीखना होता है और कुछ नया जानना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई भी हो सकता है। बट बेसिकली हम फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स का हमारा बैच जो रहता है वो सेपरेट रहेगा और जो अदर फील्ड से रहते हैं उनको हम सेपरेट बैचेस में रखते हैं, बट हम सभी को प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कुछ सीखना चाहते हैं और उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है तो वो आपके कंपनी के थ्रू, फैक्ट के थ्रू जो है चीजें जो है सीख सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको वेबसाइट भी दिख रही होगी, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं सर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो आप इस वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ ही में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, तो उसमें मैं सारी डिटेल्स जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम सर के होंगे मैं वहां पे सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी जो भी ट्रेनिंग वगैरह होंगी। ओके, तो सबसे पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ दैट व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक साइंस की नीड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेंसिक साइंस की अगर बात करें, फॉरेंसिक साइंस कोई अलग नई चीज नहीं है हमारे बीच। ये जो है ये कॉम्बिनेशन है सारी साइंसेस का, बट यहाँ पर जो हम सारी साइंसेस का है इनका इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो जस्टिस के लिए कर रहे हैं, किसी बेगुनाह को सजा से बचाने के लिए और किसी को न्याय दिलाने के लिए। हम इसका जब साइंस का किसी भी साइंस का यूज़ कर रहे हैं उसके साइंटिफिक टेक्निक्स जो भी हैं, जो मैथड्स हैं, हम उनका यूज़ करते हैं, तो वो कहलाती है फॉरेंसिक साइंस। So forensic science basically is a combination of all the basic sciences and their scientific techniques for the purpose of justice. It is one of the simplest definition I think. So and if you're talking about the need, so we can say in the present scenario there are a lot of crimes are happening. कई लोग तरह तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, क्रिमिनल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, हमारी पुलिस कई बार उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है, बट विद द हेल्प ऑफ फोरेंसिक साइंस वी कैन एक्वायर मैनी एविडेंसेस जो हमारी मदद करेंगे किसी भी तरह से क्राइम को सॉल्व करने के लिए और किसी भी पर्सन को जो क्रिमिनल है, कल्प्रिट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। और अगर कोई बेगुनाह है जो फंस गया है, कई बार ऐसा होता है, आपने देखे होंगे आपके आसपास लोग रहते हैं, लोग कहते हैं भाई वो बेगुनाह था, जेल में चला गया, फंस गया, तो उनको आप कैसे बचाएंगे? जब आपके पास सबूत होंगे, और सबूत एनालिसिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही करता है,
हम फॉरेंसिक में साइंटिफिक मेथड जो प्रूवन मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है कोई भी साइंटिफिक, जो प्रूवन अप्लाइड मेथड्स हैं जो प्रूव हो चुके हैं पहले से, उन टेक्निक्स को हम यूज करके एक साइंटिफिक रिजल्ट पर ओपिनियन पर आते हैं। उस ओपिनियन की हेल्प से हम एक पर्सन को, बेगुनाह पर्सन को जेल जाने से बचा सकते हैं और किसी को न्याय दिला सकते हैं। नीड ये है। ओके, ठीक है। तो आई होप कि सभी को फॉरेंसिक साइंस समझ में आ गया होगा। और साथ ही में अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे जो अभी चैनल पे स्टूडेंट्स जो वीडियोस देखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ये जानना होता है कि स्कोप क्या है फॉरेंसिक साइंस का, क्योंकि बेसिकली अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं 12th के बाद में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आगे जाके क्या हम इसमें अपना करियर बना सकते हैं, क्या हम इसमें जॉब मिलेंगी। तो स्कोप के बारे में बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो रियलिटी जो है वो सुनना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप बताइए कि इंडिया में स्कोप क्या है फॉरेंसिक साइंस का। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप ओनली, तो स्कोप तो ऐसा नहीं कि नहीं है, स्कोप है, डेफिनेटली स्कोप है। स्कोप तो आज के टाइम में हर चीज़ का है। अगर आपको चाय बनानी आती है अच्छी, तो आप अगर चाय की दुकान में खोल लेते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स अराउंड अस कि लोग मिलियनर्स बने हैं चाय बेचकर। हमारी सिटीज में कोई ना कोई चाय वाला होता है जो फेमस होता है, जिसकी दिन की सेल एक बैंकर से ज्यादा है, जिसका प्रॉफिट। तो स्कोप तो हर चीज का है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम उस स्कोप को ढूंढ नहीं पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते, या ये कहा जाए कि हमको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। देयर आर लाइक 6 नेशनल लेबोरेटरीज, सेंट्रल जिन्हें हम बोलते हैं, देयर आर 6 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, दे हैव द वैकेंसीज। There's like more than 24 state laboratories. Every state has their own laboratory, and after the state they have regional laboratories, they have field units. So इस तरह देखा जाए कि हर स्टेट में उनकी खुद की स्टेट की लेबोरेटरी होगी, तो फिर उसके बाद उनकी रीजन्स डिवाइड है, रीजन्स की लेबोरेटरीज हैं। अंडर द रीजन देयर आर फील्ड यूनिट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। सो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फॉरेंसिक्स। बट बात की जाए तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को हमारी इसकी तरफ ध्यान देना होगा। स्कोप डेफिनेटली है, जब इतनी लैबोरेटरीज वगैरह है तो यहाँ पर कौन जाएगा? बेसिकली फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या ध्यान देना होगा? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट्स करने होंगे इनमें। आई बिलोंग फ्रॉम द यूपी, सो हमारे यूपी में लास्ट ईयर 60,000 पुलिस कांस्टेबल्स की वैकेंसीज आई, और 2007 के बाद से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की वैकेंसी नहीं आई है, फॉरेंसिक्स की वैकेंसी नहीं आई है। फॉरेंसिक विजिलेंस 2016 में आई थी, बट किसी वजह से बैन लग गया, उस पर रोक लगी हुई, अभी तक वो केस पेंडिंग है, रिजल्ट आज तक नहीं आया उसका। तो एक तरीके से कह सकते हैं आफ्टर 2007 इट्स मोर देन अराउंड 14 ईयर्स वैकेंसीज नहीं आई है। आपने 60,000 कांस्टेबल्स भरे, डेफिनेटली दे आर रिक्वायर्ड पर्सन्स, उनकी नीड है सिस्टम को रनिंग में लाने के लिए और क्राइम को कंट्रोल करने। बट अगर उन 60,000 में 6,000 मैं बोलता हूँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी अगर फिलअप कर देते, तो जितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यूपी में, सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते। और वो पर्सन, वो जो मैं उन पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बीएससी और एमएससी दोनों फॉरेंसिक से किया है, अपने लाइफ के 5 साल दिए और उन्होंने वही सीखा है, वही पढ़ा, उसी चीज़ का सपना देखा है उस फील्ड में जाने का। तो अगर वो 6,000 निकाल लेते तो मैं कह सकता हूँ कि सब के सब एब्जॉर्ब हो जाते और आपको एक अच्छा सिस्टम मिलता। अभी तक क्या होता है कि फॉरेंसिक कोर्स जो है अभी रिसेंट लाइक लास्ट 20 ईयर्स में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 20-25 ईयर्स में, इससे पहले नहीं था। जो एक्सपर्ट्स लैबोरेटरी में वो उससे पहले से हैं, दे गॉट अ जॉब, दे आर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड रिटायरमेंट एज 50+, 55+, हम आर अराउंड 60। सो वो लोग हैं बेसिक साइंस से। उस टाइम बेसिक साइंस थी, कोर्स नहीं था, तो आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखा कि एक एग्जाम लेंगे और उनको हम फिलअप करेंगे। बट प्रेजेंट टाइम में एक कोर्स है हमारे पास, एक प्रोफेशनल कोर्स है, हमारे यहाँ ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स इन फॉरेंसिक साइंस, प्रोफेशनल कोर्स है, इसी तरह मास्टर्स प्रोफेशनल कोर्स है। अब उस कोर्स के आने के बाद भी अगर आप बेसिक साइंस वालों को ही एग्जाम में भर्ती कर रहे हैं, मैं बोले फिलअप कर रहे हैं वो लोग फॉर्म, कॉम्पिटिशन में कहीं ना कहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बीट कर देते, क्योंकि जो पेपर फॉर्मेट है वो बेसिक साइंस के अकॉर्डिंग सेट है। फॉरेंसिक्स का आपने उसमें कुछ नहीं पूछा, तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने 5 साल वही सब पढ़ा, उसके हिसाब से खुद को अपने आप को मॉडिफाई किया, मेंटली प्रिपेयर किया है, उसको वो ना पूछकर आप बेसिक साइंस के पूछते हैं क्वेश्चंस, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। बेसिक साइंस वाले आगे आ जाते हैं और वो सीट को एक्वायर कर लेते हैं। अब वो एक बेसिक साइंस का पर्सन जो मास्टर्स केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी भी फील्ड से हो सकता है, वो फॉरेंसिक की लैबोरेटरी में जाता है एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिफिक ऑफिसर, व्हाट इट इज। अब उसे पता ही नहीं करना क्या है, उसे पता ही नहीं क्या करना है, उसको आप 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं, तब जाके 1 साल बाद वो सिस्टम को समझ के उस पर काम करना शुरू कर पाता है। वहीं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिसने यही सीखा है, वो मेरे ख्याल से 1 महीने के लेबोरेटरी के सिस्टम को समझ के काम करना स्टार्ट कर सकता है। वहाँ पर गवर्नमेंट की उतना जो सैलरी जो एक्स्ट्रा दी 1 मंथ की, वो वेस्ट गई।
और एक पर्सन को आपने बिठा कर रखा, उसकी सीट बिठा कर रोक के रखी। डेफिनेटली कोई सीख कर तो नहीं आता है दुनिया में, समय के साथ सीखता है, इस बात को मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने एक कोर्स बनाया तो कहीं ना कहीं आपको इनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, वरना फिर ये कोर्स हटा दीजिए। बिल्कुल सही, करेक्ट। क्योंकि कोर्स रहेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। सीधी सी बात है, कोर्स है तो फिर मतलब क्या? जब आपका एग्जाम लेना ही बीएससी में आपको यही देना है कि सिंपल ग्रेजुएट हो, तो फिर एक बीटेक वाला भी फॉर्म भर सकता है, बीएससी वाला भी भर सकता है, बीसीए वाला भी भर सकता है। अलग से एक कोर्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी। और स्कोप का डेफिनेटली स्कोप है, बट यही प्रॉब्लम मैंने जो आपको बताई कि गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। एमपी में एमपीपीएससी में कोर्स में सब्जेक्ट है ये, एज अ आप फॉरेंसिक साइंस को सब्जेक्ट एमपीपीएससी में सिलेक्ट करके आप एग्जाम दे सकते हैं। और भी कई स्टेट्स हैं जो फॉरेंसिक इस तरह के रिक्रूटमेंट रूल्स लेकर आ रही है कि फॉरेंसिक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है लैबोरेटरीज के लिए। ऐसा कुछ हमारे कई स्टेट को सेंट्रल की तरफ से होना चाहिए। तो ये कुछ स्कोप्स है। और ऐसा नहीं कि अगर आपने कोर्स किया है तो बिल्कुल ख़राब है, ऐसा नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, आपने मास्टर्स किया था, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म तो भर ही सकते हैं। आपको उसको नेगेटिव लेके नहीं चलना है, बट आप ये सोचिए कि आप एक ऑनररी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो चुके हैं। आप इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलें। और ऐसा नहीं कि अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी रिसेंटली कर्नाटका में वैकेंसी आई, उन्होंने रखा कि हमें या तो एमएससी फॉरेंसिक चाहिए, बीएससी फॉरेंसिक, या फिर एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन फॉरेंसिक। इस तरह धीरे धीरे चेंजेस आएंगे और आगे आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे लगता है ऐसा होगा, चेंजेस होंगे और भी बेटर स्कोप को लोग पहचानेंगे। ओके तो कहीं ना कहीं जो है अभी फॉरेंसिक साइंस वाली फील्ड को सेपरेटली उन्होंने नहीं रखा है। हाँ। सारी फील्ड्स को इन्वॉल्व करके रिक्रूटमेंट होते हैं, बट धीरे धीरे करके चीजें चेंज होती जा रही है। तो 2-3 साल में अगर देखा जाए तो जो प्योर फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेनिफिट होगा। धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं, तो स्कोप है, जैसे कि सर ने बताया कि स्कोप है, चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज भी बढ़ेंगी और स्कोप जो है वो बढ़ता ही जाएगा। ओके तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो सीआईडी देख के होते हैं। उन्हें लगता है कि जो सीआईडी में चल रहा है वही हमें भी करना है, और उसको देख के वो फॉरेंसिक साइंस ले लेते हैं। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है। क्यूरियोसिटी जो होती है वो देखकर आती है, तो पर उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर हमें मान लीजिए लैब में काम करना है, हम लैब में एंटर होना चाहते हैं, तो उसका एक जो करेक्ट पाथ होता है वो क्या होगा, कैसे लैब में एंटर कर सकते हैं, एफएसएल जो होते हैं। देखिए एफएसएल जो कि जिन्हें हम फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं, सीआईडी एक टीवी सीरियल है, उससे आप इंस्पिरेशन लें लेकिन उसको बिलीव ना करें। एक आदमी सारी चीज़ें सॉल्व करे, लेकिन एफएसएल्स में ऐसा नहीं होता। एफएसएल में डिविजन्स डिवाइड होते हैं, हर लाइक फिजिक्स के केस का अलग डिवीजन है, बैलिस्टिक्स है वगैरह है, और बॉडली ऑर्गन से रिलेटेड अलग है, टॉक्सिकोलॉजी है, ठीक है, ड्रग से रिलेटेड एनडीपीएस का सेक्शन अलग है। तो इसमें सेक्शन डिवाइड होते हैं, हर किसी के अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें काम कर रहे हैं। एक ही आदमी सारे केसेस नहीं देखता है, हर किसी की अपनी स्पेशलिटीज होती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि भाई लैब में एंट्री कैसे लेनी है। अगर लैब की एंट्री की बात की जाए, देखो लैब में आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आप एज या तो जॉब करने जाए या फिर आप वहाँ पर इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करें। तो इंटर्नशिप का आपका सीधा सा बात है कि आप अपने कॉलेज जाएं, वहाँ से रिक्वेस्ट करें कि सर हम किसी लैब में कुछ सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बीच कॉलेज में भाग जाएं, बट जब आपको मौका मिलता है आफ्टर वैकेशंस वगैरह में, अगर आप फ्री हैं तो अपने कॉलेज से एक लेटर लेके लैबोरेटरीज में जाएं। अगर लैबोरेटरी में वो लोग कंफर्टेबल होंगे, आपको सिखाने के लिए समय होगा, तो वो आपको इंटर्नशिप की परमिशन देंगे और आपको सीखने का मौका मिलेगा। ये तो लैब विजिट वाली बात हो गई। अब आती है बात जॉब की। तो जॉब का देखिए ऐसा तरीका, आपको नोटिफिकेशन चेक करने पड़ेंगे, निकलते रहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले दिल्ली में वैकेंसीज आई थी, रोहिणी लैब में वैकेंसी अराउंड 300 वैकेंसीज आई थी। तो इस तरह वैकेंसीज आती रहती हैं। कर्नाटका लैब में भी वैकेंसीज आई, पंजाब में वैकेंसीज आई। बट ये कि आपको घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। वैकेंसी अगर जॉब चाहिए तो सीधी सी बात है, बीटेक वाले भी अपना स्टेट छोड़ कर दिल्ली, बेंगलोर, जाने कहाँ इंडिया या बाहर भी जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी ऐसा नहीं कि हमारा कोर्स खराब है। आप मैं ये मान के चलता हूँ बीएससी और एमएससी फॉरेंसिक से उतना ही वैल्यूएबल है जितनी एमबीबीएस की डिग्री वैल्यूएबल है। एक डॉक्टर किसी की जान बचा रहा है और हम किसी की जान बचा रहे हैं उसको जस्टिस दिलाकर। हम किसी को जेल जाने से बचा रहे, समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी ही बता रहे। क्योंकि अगर कोई एक बार जेल चला जाता है तो उसके ऊपर एक हमारी सोसाइटी में एक स्टैंप लग जाता है दैट ही इज़ अ क्रिमिनल। भले उसने ना किया हो, वो फंस गया हो, बट नहीं, हमारे यहाँ थोड़ी सी माइंडसेट हमारे यहाँ, कोई रात भर थाने में भी किसी कारण रह आया, किसी के घर पुलिस आ गई, तो हम उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखने लगते हैं, जो कि गलत है। मेरा मानना है कि अगर भाई पुलिस भी कोई गलत नहीं, कोई वो इंसान ही है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी पूछने आते हैं अगर मान लीजिए, तो उनको जवाब देना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। खैर ये तो अबव द कंटेक्स्ट बात हो गई।
फिलहाल बात लैब में एंट्री की बात यही कि आप वैकेंसीज के थ्रू ही एंटर हो सकते हैं। आपको वेट करना होगा, वैकेंसीज आती रहती है, आप देखते रहें, जगह जगह नोटिफिकेशन सर्च करते रहें और उसके थ्रू आप अपना पहले तो आप अपना सिलेक्ट करें आपको किस डिवीजन में जाना है। लाइक फिजिक्स में जाना है, केमिस्ट्री में जाना है, बायो में जाना है, डीएनए में जाना है। आप अपना डिवीजन सिलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधी सी बात है, आपको डिवीजन से जिस डिवीजन में इंटरव्यू देने जाएंगे उसके क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ना आप किस डिवीजन में काम करना चाहते हैं। पता चले अपना पढ़ा डॉक्यूमेंट है और आप जा रहे हैं केमिस्ट्री में इंटरव्यू देने, तो फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए। तो आप डिवीजन अपना डिसाइड करके चले, उसके अकॉर्डिंग अपने बेसिक्स प्रिपेयर करें। तो किस पोस्ट पे एंटर कर सकते हैं? देखिए, एलए, एसओ, एसएससी, देखिए मिनिमम पोस्ट जो मैं मान के चलूंगा टेक्निकल स्टाफ में, वैसे तो प्यून भी होता है बिल्डिंग में, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ऑफ में, बट टेक्निकल एस्पेक्ट में जब आपने पढ़ाई की है तो एक होगी एलए की पोस्ट। अब एलए सुनने में बहुत खराब लग रहा है, लेबोरेटरी अटेंडेंट सुनने में बड़ा खराब लग रहा है कि भाई हम लेबोरेटरी अटेंडेंट बनेंगे बीएससी और एमएससी करके। लेकिन मैं आपको बता दूं यूपी में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके इंचार्ज एलए हैं। डिस्ट्रिक्ट की जो फील्ड यूनिट है उनके इंचार्ज लेबोरेटरी अटेंडेंट्स हैं। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि स्टाफ की कमी है गवर्नमेंट के पास, तो जो है वही है। और एलए से जाना भी कोई बुराई नहीं है। देखिए आज के समय में जॉब्स उतनी ज़्यादा नहीं है, और जब अब आपको मौका मिल रहा है सिस्टम में एंटर होने का तो हो जाइए भाई। आप पोस्ट देख के जॉब थोड़ी ना करेंगे। अगर आपने बीएससी और एमएससी किया तो आपने अपना पैशन भी तो दिया लाइफ का, उसको पार्ट दिया, 5 साल आपने उस फील्ड को दिए। अगर उस फील्ड में काम करने का मौका एलए बन के मिल रहा है तो बुराई नहीं है। सीधी सी बात, आप अच्छा काम करेंगे प्रमोशन ले लेंगे, आप एलए से ऐसे बन जाएंगे, एसएसए बन जाएंगे, एसओ बन जाएंगे, डीडी या जेडी बन जाएंगे, डायरेक्टर तक जा सकते हैं। वो आपके वर्क पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल डीएफए से रिटायर होंगे, डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस बन जाएंगे, मैं ये नहीं बोलूँगा। बट सिस्टम में आपको एंटर होना, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एंटर होना। मौका मिलता है आपको एलए बनने का, नो डाउट आप एलए बन जाइए भाई। एलए और क्लर्क में क्या अंतर है? बैंक में क्लर्क बनने को तैयार है, लेबोरेटरी में एलए नहीं बनेंगे। स्किल तो वही है ना, पैसा तो मिलेगा काम करने का और उसके बाद आपको अपनी फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये। तो सबसे मिनिमम जो लेबोरेटरी में एज ए टेक्निकल स्टाफ एंटर है एलए है। देन एसए से भी वैकेंसीज आती हैं। एलए में यूजुअली बीएससी मांग लेते हैं, एसए में एमएससी मांग लेते हैं, एसएसए में एक्सपीरियंस लगता है, एसओ में एक्सपीरियंस लगता है। तो जब एक बार एलए बन गए, आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, 2-3 साल में प्रमोशन मिल जाएगा, दूसरा एग्जाम क्वालिफाई करके आप ऐसे बन सकते हैं। मैंने आपके सामने बहुत से एग्जाम्पल होंगे, कांस्टेबल आईपीएस बन गया, प्यून आईएएस बन गया, तो मेहनत तो आपको करनी है। ओके, तो मतलब हमें सिस्टम में एंटर करना है। जो भी वैकेंसी निकलती है एज एलए निकलती है तो आप उसके लिए भी अप्लाई करिए, एसए के लिए निकलती है तो आप उसमें अप्लाई करिए। और बीएससी एमएससी तक का ही मांगा जाता है। हाँ। पीएचडी जो है वो कहीं पे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है ना? नहीं, पीएचडी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और पीएचडी एकेडमिक्स में कई बार हो जाता है, बट वैसे पीएचडी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अब मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा नेट को लेकर। जब हम बीएससी और एमएससी कर रहे हो तो नेट इज अपने आप में एक बहुत बड़ा वो रहता है कि हमें नेट क्वालिफाई करना है। लोग नेट की तैयारी करते हैं, नो डाउट आप तैयारी कीजिए, बट आप ये सोच के जाइए नेट किस लिए है। नेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ है रिसर्च के लिए। अब आपको लेबोरेटरी में जाना तो रिसर्च तो करनी नहीं है, अगर टीचिंग नहीं करनी है तो नेट देकर कोई फायदा नहीं है। तो उतनी मेहनत आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं, फोरेंसिक क्या तो स्टेट के कर सकते हैं। आप एक देखिए एक्सपीरियंस आप कहीं से भी गेन कर लिए इंडिया में, वो तो एक्सपीरियंस कैलकुलेट तो होगा ही होगा। भाई आपको मौका मिला, मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, आपको मौका मिलता है कर्नाटका में जॉब करने का एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट। आपने वहाँ 2 साल जॉब किया, 2 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है फिर आपके यूपी में वैकेंसी आ जाए। उस एक्सपीरियंस को आप यूज करके आप अपना यूपी में सीधे एसओ में एंटर हो जाएंगे, साइंटिफिक ऑफिसर में हो जाएंगे। अब आप वेट करेंगे नहीं हम एसओ यूपी में एसओ की आएगी तभी जॉब मिलेगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो जो आपसे पहले निकल गए आगे वो जॉब लेके ले लेंगे आगे, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास हो गया। ठीक है, तो मतलब नेट तभी आपको, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप आगे टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, तभी आप इस साइड जाइए। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट लैब में एंटर करना है तो उसके लिए आपको पीएचडी करने की, नेट क्वालिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उसकी प्रिपरेशन करिए, एग्जाम देके सीधे लैब में एंट्री लीजिए। तो ये सिंपल सा तरीका है एंटर होने का। तो आई होप कि आप सभी के जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे, और जो भी एक्स्ट्रा आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
आगे सर जो है इसी चैनल पे आपको बैलिस्टिक पढ़ाने वाले हैं, तो हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। तो आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमेशा सर से कांटेक्ट में रहेंगे और आप उनसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस, और इतने अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को बताने के लिए फोरेंसिक साइंस के बारे में। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रियांशी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको सर का इंटरव्यू जो है, उनकी बातें जो है पसंद आई होंगी। तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपके जितने भी डाउट्स हैं और आपको ये जो इंटरव्यू था वो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।